नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। राजद के सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स के आईसीयू में हुए एडमिट। जदयू विधायक को लोगों ने सुनाई गंदी गंदी गालियां, आक्रोशित लोगों ने क्षेत्र से खदेड़कर भगाया। नवादा में करोड़ों के गबन की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम। और पटना में 2 शिफ्टों में खुलेंगे स्कूल, स्कूलों ने तैयार कर दिया गाइडलाइन। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत और नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से वह दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। तबीयत बिगड़ने के कारण अब उन्हें एम्स के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह हाल के दिनों में बिहार की सियासत में खासी चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने पार्टी की अंदरूनी कलह से नाराज होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीमार होने से पहले रघुवंश प्रसाद सिंह को कोरोना होने के कारण पटना के एम्स में भर्ती कराया गया था। फिलहाल रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता और विधायक अपने अपने इलाके में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। विकास के मुद्दे पर सत्ताधारी दल जदयू के विधायक को खासा नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल वैशाली जिले के एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें नाराज लोगों ने जदयू के विधायक को अपने इलाके से खदेड़ते और विधायक को गंदी गंदी गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक को गाली देने का यह वीडियो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। मामला वैशाली के मनहार का है, जहाँ चुनाव प्रचार के दौरान महनार विधानसभा सीट से विजयी जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा को वहां की नाराज जनता गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो महनार के लावरपुर भकनोचा का है, जहां विधायक जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से मिलने पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में हीरो एजेंसी के लूटपाट को विफल करने के बाद फिर पुलिस को 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाजार में बैंक लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 3 आग्नेयास्त्र और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को दूसरी सफलता साहेबगंज के कथैया थाना क्षेत्र में मिली है, जहां सिरसिया में एक सीएसपी सेंटर को लूटने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए सफलता का दिन था, क्योंकि कल सोमवार था। सारे हमारे थाना के पदाधिकारी से लेके और डीएसपी अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी सारे लोग जो है संपत्ति मूलक कांडों के रोकथाम हेतु अलर्ट थे। इसी क्रम में बरूराज और कथैया की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई कि जिसमें सीएसपी लूट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को 2 अलग अलग जगहों से बरूराज और कथैया से गिरफ्तार किया गया।
ये जो गिरफ्तार करने वाले हैं, जो हुए हैं अपराधी, अमन कुमार हैं, कुणाल कुमार हैं, संदीप कुमार हैं, इनकी गिरफ्तारी आपको कथैया से किया गया है, जो सीएसपी सिरसिया को लूट पाट की योजना ये बना रहे थे। पहले भी जो है कि ये लूटपाट सीएसपी में कर चुके हैं। जैसे साहबगंज थाना कांड संख्या अब तक का जो है जो पता चला है, इनके ऊपर कम से कम 5 जो है कि मुकदमे दर्ज हैं। उसी प्रकार से जो बरूराज में जो पकड़े गए मोनू कुमार, पंकज कुमार, छोटू कुमार, ये पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है कि ये अपराध की योजना बना रहे थे और उसके जो है कि लूटने की प्लानिंग इन लोगों का था। वहाँ पे ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध भी जो है कि 3 कांड जो है हमारे अलग अलग थाने में प्रतिवेदित हुए हैं। इनके पास से जो लूटे गए सीएसपी से लैपटॉप था वो बरामद किया गया है, 2 चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और इन 6 अपराधकर्मी के पास से 3 जो है अग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। इस जो है अभियान में सरैया डीएसपी के अलावा जो लोकल थाने हैं, कथैया हैं, बरूराज हैं, इनके पूरी टीम थी और इनका टीम का जो है कि सफल मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। एनडीपीएस का जो है कि इनके ऊपर जो है कि दफा के अंतर्गत जो है कि कांड प्रतिवेदित किया गया है। नवादा जिले में डाकघर में 5 करोड़ 57 लाख रुपए गबन मामले की जांच करने पटना से 2 सदस्यीय सीबीआई की टीम नवादा पहुंची। साथ ही प्रधान डाकघर नवादा के अधिकारियों से मिलकर गबन मामले से संबंधित जानकारी ली। सीबीआई के अधिकारी करीब 4 घंटे तक डाकघर में मामले की जांच करने में जुटे रहे। जांच के दौरान डाकघर से गबन मामले से संबंधित पंजी और फाइल समेत अन्य दस्तावेज को निकालकर देखा गया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी गबन मामले से संबंधित सभी दस्तावेज अपने साथ लेकर चले गए। सीबीआई टीम गंभीरता से जांच कर रही है। कई सफेदपोश भी इस मामले में आ सकते हैं। बिहार में अनलॉक 4 लागू होने के बाद अब 21 सितंबर से स्कूलों में छात्र मार्गदर्शन के लिए जा सकते हैं। इसको लेकर स्कूलों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत एक दिन में 20 से ज़्यादा छात्र नहीं बुलाए जाएंगे। ज़्यादातर स्कूलों ने शेड्यूल को 2 शिफ्ट में बांटा है। सुबह की शिफ्ट में 9वीं और 10वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा, जबकि शाम की शिफ्ट में यानी 2 बजे के बाद 11वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। इसके साथ छात्रों को सेक्शन वाइज बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के मार्गदर्शन के लिए स्कूल 50% शिक्षकों को ही बुलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्कूल खुलने के पहले चरण में केवल 9 से 12 तक के ही बच्चे शिक्षकों से मिल पाएंगे। पटना में पुलिसिंग की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जहां बारिश होने के बावजूद अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद एक जवान को डीआईजी ने खुद गाड़ी रोककर पुरस्कृत किया है और जमकर उनकी सराहना भी की है। मामला पटना के अनिसाबाद गोलंबर का है, जहां सिपाही अशोक कुमार पूरी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान इलाके से बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की गाड़ी गुजर रही थी। इसी दौरान विकास वैभव की नज़र बारिश में भीग कर ड्यूटी कर रहे जवान पर पड़ी, तो उन्होंने गाड़ी रोकी और अपने अंगरक्षकों को भेजकर अशोक को बुलवाया। विकास वैभव ने न केवल सिपाही के काम करने के तरीके को सराहा, बल्कि उन्होंने 2500 रुपये कैश रिवार्ड भी दिया और फिर उनका नाम पता पूछा। डीआईजी ने इस सिपाही को प्रशस्ति पत्र भी दिया। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पूर्ण परीक्षा आज से शुरू हो रही है और 21 सितंबर तक होगी। इस परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 2,47,000 हैं। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बिहार राज्य के पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया जिला मुख्यालय में आयोजित होगी। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र साहनी ने चुनाव आयोग से अपने पार्टी की ओर से 2 मांगे मांगी हैं। पहला, जिस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी को एक प्रस्तावक लगता है, ठीक उसी प्रकार अब मान्यता प्राप्त पार्टियों को भी एक ही प्रस्तावक लेना चाहिए। और दूसरा मांग यह है कि
कोई भी प्रत्याशी अपने जिला से दूसरे जिला में चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो वोटर आईडी को सत्यापित कॉपी लेकर जाना पड़ता है, या पुराने जमाने का नियम है। उस जमाने में कंप्यूटर और नेट नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी नेट और कंप्यूटर का जमाना है और किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची का भाग संख्या और क्रम संख्या नेट से निकाला जा सकता है। इसलिए इस दो नियमों को खत्म किया जाए कि जिस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी में एक प्रस्तावक लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अमान्यता प्राप्त जो पार्टियां हैं उसको भी एक ही प्रस्तावक लिया जाए। ऐसा करने से कोरोना काल में सुविधा रहेगा। और दूसरी तरफ एक जिला से दूसरे जिला में जो इलेक्शन लड़ने के लिए प्रत्याशी जाता है उसको वोटर आईडी का चिरकुट कॉपी लेना पड़ता है। इसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि अभी नेट का जमाना है, कहीं से कहीं निकल जाता है, कोई भी पदाधिकारी देख सकता है। इसलिए चिरकुट कॉपी वोटर आईडी का इसको खत्म किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत तकलीफ होता है निकालने के लिए चिरकुट कॉपी। इसीलिए हमारा दो मांग है माननीय चुनाव आयोग से। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बिहार के नवादा में एक बार फिर से अपराधियों ने बेखौफ होकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। रंगदारी नहीं मिलने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में जमकर तोड़फोड़ करते हुए 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। लूट के बाद अपराधी हवाई फायरिंग भी करते हुए निकल भागे, जिसमें शोरूम संचालक की पत्नी को पैर में गोली लगी है। उनके इलाज के लिए नारदीगंज पीएचसी लाया गया, जहां से पावापुरी स्थित बिम्स रेफर कर दिया गया। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के राजगीर बोध गया राजमार्ग पर नारदीगंज स्थित मिर्चियागंज में रानी होंडा शोरूम की है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में वीरांगना कंगना रनौत मुंबई में अपने घर पहुंच गए। बॉलीवुड में फैली गंदगी के खिलाफ मुंह खोलने पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने YZ+ सिक्योरिटी कवर दिया। कंगना को यह सुरक्षा तब मिली जब उन्हें यह डर जताया कि मुंबई जाने पर उन्हें खतरा है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत का बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर पर BMC का हथौड़ा चल गया है। BMC ने उस दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया है। एक्ट्रेस खुद सोशल मीडिया पर अपने टूटे फूटे ऑफिस की तस्वीर शेयर कर रही हैं। BMC के सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद बुधवार को BMC ने कंगना के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि कंगना का यह ऑफिस 48 करोड़ में बना हुआ है। कंगना रनौत ने इस ऑफिस को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन अब एक विवाद ने उनके इस ऑफिस को अर्श से फर्श पर ला दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी बिहार लोगों को फर्क के एहसास कराने में जुटी हुई है। बीजेपी नेता यह बताने में जुटी है कि नीतीश सरकार और लालू राबड़ी की सरकार में बड़ा फर्क है। पार्टी के नेता फर्क बड़ा साफ है को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हर दिन पार्टी के एक नेता बिहार वासियों से फर्क का एहसास करा रहे हैं। बुधवार को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि तब की सरकार और वर्तमान की सरकार में फर्क बड़ा साफ है। हमने श्रम विभाग के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया है जो श्रमिकों के हित में है। एकीकृत आवास योजना है। आज दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान हम लोग बनाए हैं, जिसके अंदर रिसर्च होता है और लोग प्रशिक्षण का कार्य भी होता है। बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम में भी हम लोगों ने सुधार किया। ठेका मजदूर में भी सुधार किया है। विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक व्यावसायिक पुनर्वास एवं आवासीय केंद्रों का संचालन भी करवा रहे हैं। कि रीजन में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इसको बेहतर चलाने और बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग 4 पक्ष में अलग अलग डायरेक्टरेट बनाया गया। एक लेबर पक्ष का, दूसरा नियोजन पक्ष, तीसरा प्रशिक्षण पक्ष और चौथा कौशल विकास का। और आज हम एक एक पक्ष का संक्षिप्त थोड़ा आंकड़ा आपको उपस्थित कर देते हैं। पहले प्रशिक्षण पक्ष का कि 15 वर्ष पूर्व मात्र 29 सरकारी ITI था। 7 निश्चय के तहत आज 149 ITI है। ये फर्क साफ है।
111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनरल, 38 महिला, मतलब 15 वर्ष के अंदर 120 ITI हम लोगों ने नया बनाया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच LOC पर तनाव बना हुआ है। 7 सितंबर को भी पूर्वी लद्दाख में एक घटना होने की खबर आ रही है। चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी सेना ने LOC का उल्लंघन किया है, वार्निंग शॉट फायर किए हैं। भारत का कहना है कि LOC पर तनाव को कम करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन लगातार उकसाने वाले कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना का दावा है कि उसने ना तो LOC का उल्लंघन किया है और ना ही कोई आक्रामक तरीका अपनाया है। उसने गोलीबारी करने से भी इनकार किया है। रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह ने बताया कि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देश बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन की सेना समझौते का उल्लंघन कर रही है। LOC गालवान के पास पैंगोंग हिल के साथ साथ हमारी भारतीय सेना और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने जो ब्लैक टॉप हिल और हेलमेट टॉप हिल को कब्जा किया, उसके बाद ही चीन दबाव में है। उस हाइट से हम पूरी चीन के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन और टैक्टिक अहमियत का लेआउट बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसी का कारण है कि 7 अगस्त को चीन ने जो है अपना अतिक्रमण किया था, लेकिन भारतीय सेना और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सतर्क होने के कारण इनको वापस जाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करती है। और मैं आपको ये बताऊं कि 1971 के अंदर में बांग्लादेश में इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया था। मामियार में पाकिस्तानी फौज को जाने से रोका था और ये 1982 में भी आतंकवाद खालिस्तान के विरुद्ध में काम किया और इन्होंने कारगिल में भी अपना शौर्य दिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फोर्स है ये बहुत काबिलियत तारीफ है। एक जवान 6 से 7 जवानों की काबिलियत रखता है, उनके जैसा वजन और वेपन को कैरी करता है। ये बर्फ के इलाके में बहुत ही जज्बा वाले काम करने वाली फोर्स है। और आपने देखा कि ब्लैक टॉप हिल को 5 घंटे में इन्होंने कब्जा किया था, जिसको 15 और 16 घंटे में चीन नहीं कर पाया। और इसी का एक कंपनी लीडर 2 दिन पहले उसकी अंतिम विदाई हुई नीमा तेंजिंग का, जिसको हम लोगों ने सलूट के साथ, उसके यादगारी के साथ उसको अंतिम विदाई की। ये स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स चीन के घमंड को तोड़ने के लिए और तिब्बती मूल के लोग इसमें एस्टेब्लिश हैं और हम इसको कह सकते हैं कि हमारे भारत के लिए ये गौरव का एक फोर्स है जिसका नाम विकास है। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों देर रात को जिला के सदर थाना क्षेत्र के दीघरा गांव में अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण किए जाने और डकैती मामले में अब राजनीतिक संगठन के द्वारा प्रदर्शन तेज हो गया है। आपको बता दें कि बीते 4 दिन हो गए हैं इस कांड में, अब तक बच्ची के बरामदगी नहीं होने पर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आक्रोश जताते हुए मार्च को निकाला गया। मैं शेरपुर पंचायत के मुखिया मोहम्मद अफरोज़, डीएम साहब से हम लोग शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाल के ये डिमांड किया गया है कि जो हमारी बच्ची दीघरा से गायब है, डकैती के साथ लड़की को भी ले गया है। ऐसा भविष्य में कभी ना हो पुनरावृत्ति, और इस तरह की घटना हम लोग अपने लाइफ में आज तक सुने नहीं थे कि डकैती भी हुई और बच्ची को भी लेके गया। इसलिए डीएम साहब से कहा गया है कि 12 तारीख तक अगर आप प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बच्ची रिकवरी नहीं होती है, बच्ची वापस नहीं आती है, तो लोग इसको शहर को वृहद रूप से बंद करने का काम करेंगे। इससे अच्छा है कि 12 तारीख तक लड़की को वापस करवा दें, जहां से जिस तरह भी हो, हम लोग की सहयोग, आपकी सहयोग, जिस तरह हो, लड़की वापस आनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने ये किया। डीएम साहब का हुआ कि हम प्रशासनिक लोग हैं, हम लोग सिविल के लोग हैं, इसमें हमारा उतना रोल नहीं बनता है, लेकिन हम डीएम होने के नाते एसएसपी और सरकार तक आपकी बात पहुंचा के, एसएसपी से बात करके 12 तारीख से पहले हम लड़की को हर हाल में कोशिश करेंगे रिकवरी करने का, आप लोग की भावना का कद्र करते हुए। 12 तारीख को कोई बंद ना हो, उससे पहले लड़की वापस आ जाए, ये मेरा आश्वासन दिए हैं डीएम साहब। में उसमें प्रशासन द्वारा हम लोग को समय मांगा गया था, पहले 2 दिन, पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, और आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोगों में काफी आक्रोश है लोगों में। उसी आक्रोश के परिणाम है कि आज लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से यहाँ आया है डीएम साहब को अपना ज्ञापन देके निवेदन और विनती करने जिला प्रशासन से कि बच्ची सकुशल ससम्मान घर वापस आए और अपराधी को अविलंब पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और प्रशासन द्वारा यह बार बार जो 2 चीजों का चर्चा किया था, इसके लिए समाज में काफी आक्रोश है कि किसी भी लड़की का मामला होता है तो उसको प्रेम प्रसंग, और किसी भी घर में हत्या होता है उसको जमीनी विवाद बोलना, ये बात बोलना लोग बंद करे। अगर प्रशासन सही में समझती है कि यह प्रेम प्रसंग है और इतना ज्यादा उनका इंटेलिजेंस और उनका
जांच एजेंसी इतना अगर एग्रेसिव है तो प्रेम प्रसंग को भी क्लियर करे और समाज के सामने लाए, तब हम लोग इस बात को समझेंगे कि प्रशासन इतना एग्रेसिव और इतना ईमानदार और इतनी उनकी इंटेलिजेंस एक्टिव है। अन्ना चांडी केरल राज्य में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती है और सन 1959 में वे केरल हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी। नारीवादी सोच वाली अन्ना चांडी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और पारंपरिक तौर पर जिन जिम्मेवारियों से महिलाओं को जोड़ा गया उनमें से बदलाव पर जोर दिया है। अन्ना चांडी ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई है और उनकी आरक्षण देने की मांग का असर दिखा और केरल में महिलाओं की नौकरियों का रास्ता साफ हो गया। भारत में हाईकोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला। अन्ना चांडी, उनका जन्म सन 1905 में ट्रैवनकोर में हुआ, जो बाद में केरल का हिस्सा बन गया था। उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? अन्ना चांडी केरल राज्य में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती है और सन 1959 में वे केरल हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी। नारीवादी अन्ना चांडी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और पारंपरिक तौर पर जिन जिम्मेदारियों से महिलाओं को जोड़ा गया था उसमें भी बदलाव पर जोर दिया। केरल में शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का विरोध हो रहा था, तब अन्ना चांडी ने इसके पक्ष में भाषण देकर हलचल मचा दी। सन 1928 में त्रिवेंद्रम में हुई एक सभा में जाने माने विद्वान टी.के. वेलु पिल्लई महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के खिलाफ भाषण दे रहे थे। 24 साल की अन्ना चांडी मंच पर पहुंची और वेलु पिल्लई को जवाब देते हुए तीखे अंदाज में उन्होंने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि पत्नी के कमाने से पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वो अपनी मैगजीन श्रीमती के जरिए राज्य में महिला आरक्षण की मांग उठाती रहीं। इस कदम से क्या बदला? अन्ना चांडी का महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग का असर दिखा और केरल में महिलाओं की नौकरी का रास्ता आसान हुआ। यूं तो केरल में 1920 और 30 के दशक के दौरान महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक अधिकारों पर काम हो रहा था, लेकिन अन्ना चांडी चाहती थी महिलाओं को उनके खुद के शरीर पर अधिकार और मां बनने के फैसले के अधिकार भी मिले। उन्होंने इस मांग के लिए भी आवाज उठाई। सन 1936 में उन्होंने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस में भारत में गर्भ निरोध और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए बर्थ कंट्रोल क्लिनिक की मांग का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्हें इस पर दूसरी महिला सदस्यों का विरोध झेलना पड़ा। श्रीमती मैगजीन के जरिए उन्होंने महिलाओं के लिए बराबर वेतन और शादी में समान अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वे नेशनल लॉ कमीशन की सदस्य भी बनी, जहां उन्होंने व्यभिचार से जुड़े कानून की समीक्षा का मुद्दा भी उठाया। राजद नेता सह पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी पप्पू राय ने दीघा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क किया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पटना के अदालतगंज में लोगों के बीच जाकर पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है उसका हिसाब जनता से मांगा, लेकिन जनता ने वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया को वॉकआउट करते हुए कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। चले, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के आप देख सकते हैं जो सरगर्मियां वो काफ़ी तेज हो गई है। जितने भी पार्टी से जुड़े नेता लोग हैं वो अपने अपने स्तर से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि 5 साल बीतने के बाद कई ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में चुनाव के टाइम में ही दिखते हैं। इस वक्त हम पटना के अदालतगंज में हैं और यहाँ भी लोगों के साथ काफ़ी समस्या है। क्या समस्या क्या है? समस्या यही है कि भाई यहाँ कोई मकान उकान बनना नहीं रहा है, नल अभी तक लगा नहीं। 7 निश्चय वाला योजना में अभी नल लग रहा है, ठीक ना, लेकिन 2004 में यहाँ क्वेश्चन किया गया था कि स्लम क्षेत्र को बनाया जाएगा, जिसमें बुडको द्वारा सब पास भी हो गया, पैसा पास हो गया, सबको देना भी था, नाप जोख हो रहा था। लेकिन ये सब का होने के बाद भी आज तक ये खाली सपने दिखा रहा है सरकार। गरीब आदमी को यहाँ तो मान लीजिए नाली के बगल में रह रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब नहीं करा के डायरेक्ट मकान बना दे। कहा कि 2004 में ये बात को भागीरथी दीदी भी उठाए थे। स्थानीय विधायक से आप लोगों ने सवाल जवाब किया कि इसके लेके सारा कागज कई बार, कम से कम 100 बार कागज लिखा है, घर बनाने के लिए जा रहा है तो उसके लिए जा रहा है, लेकिन आज तक इस मामला में कुछ नहीं हुआ। 5 सालों में विधायक के द्वारा कोई काम जिससे आप लोग खुश हो? ऐसा कोई काम हमको नहीं लग रहा है।
चले तो देखे, जैसा कि हम स्थानीय लोगों से बात किए, काफ़ी सारा यहाँ पे जो मुद्दे हैं, पिछले विधानसभा में जिस तरीके से विधायक जो स्थानीय विधायक थे काफ़ी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन के मुताबिक यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं दीघा विधानसभा से, पप्पू राय नाम हुआ। सर, यहाँ जो समस्या है स्थानीय विधायक के द्वारा वो 5 सालों में पूरा नहीं हुआ। देखिए, यहाँ लगातार 20 साल से 20 या 25 साल से लगातार यहाँ एनडीए के ही विधायक है, जैसा कि आप घूमे भी होंगे, देखे भी होंगे। और यहाँ का विधायक एकमात्र इस विधानसभा को उपेक्षित होने का कारण है कि यहाँ का विधायक को ऐसा लगता है कि हमको कमल का सिंबल मिलेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। एकमात्र यही कारण है कि दीघा विधानसभा हमेशा उपेक्षित होते आ रहा है। जैसा कि पूरे घूमे एक भी नाला नहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है। सिर्फ नाला कहीं नहीं, अगर हम देखें तो पूरा का पूरा समस्या है। पूरा बिल्कुल समस्या है। समस्या तो ऐसा है कि चौरसिया जैसा तो लगता है दीघा घूम नहीं पा रहे हैं, कहीं जहाँ घूम रहे हैं वहीं विरोध उनका हो रहा है। 5 साल में कुछ किए ही नहीं। यहाँ पर अभी स्कूल जगह देखिए, उसमें बेंच कुर्सी नहीं है, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, तो बच्चा क्या पढ़ेंगे। सिर्फ आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये इस वक्त हम लोग जहाँ खड़ा हैं, ये पटना का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे आपको जितना भी पार्टी कार्यालय है, उनका ऑफिस है, बड़े बड़े लोगों का अपार्टमेंट है, और उसी पटना के बीच में ऐसा तस्वीर निकल के सामने आ रहा है। एकदम शहर का जो क्रीम एरिया बोला जाता है, उस एरिया में हम लोग खड़ा हैं। राष्ट्रीय पार्टी का भी ऑफिस जस्ट इसके आगे है और उसका पीछे है। ये स्थिति है, तो बाकी गांव देहात का स्थिति क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के जनता बदलाव चाहती है, तो बदलाव के तौर पर आप क्या कीजिए? जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता से बढ़े कोई है। बदलाव तो निश्चित है, बदलाव होना ही चाहिए विकास के लिए। इनका कहना है कि जो भी नेताजी लोग आते हैं वो आश्वासन देते हैं और उन पर वोट देते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। बिल्कुल इनका कहना सही है, क्योंकि ये लोग 20 साल से देख रहे हैं। जो भी हर साल नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, अच्छा चुनाव वोट लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। अगर हम भी आए हैं, अगर चुनाव जीतते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, तो बिल्कुल इनको खदेड़ने का अधिकार है, राइट है बोलने का, 100% अधिकार इनका बोलने का। यहाँ पे जनता को खदेड़ने का पूरी तरीके से अधिकार है, ऐसा दीघा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पप्पू राय बता रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकृष्ण, प्लस न्यूज पटना। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।